देखिए, अभी तक हम जान रहे थे कटाव की के बारे में बताया कि कटाव पे कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यानी कि वहां पे लोग जो है घूमने नहीं जा सकते, इसलिए वो उसके लिए वरदान है। क्योंकि बेटा जहां पे लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं वहां पे प्रदूषण अपने आप फैल जाता, क्योंकि जब भी हम कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उस रैपर को, उस पॉलीथीन को हम वहीं डाल देते हैं। तो ये कटाव के लिए वरदान है कि वहां पे लोग घूमने फिरने के लिए नहीं जाते, हालांकि वो बहुत सुंदर शहर है। इसके बाद लेखिका बताती है कि मुझे बर्फ का एक कतरा भी वहां पे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उस समय अप्रैल का महीना चल रहा था। तो एक सिक्किमी नवयुवक लेखिका को बताता है कि बर्फ क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि हमने सारी प्रकृति को इतना दूषित कर दिया है कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल नहीं हो पा रही। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह स्विट्जरलैंड में हमेशा बर्फ रहती है उसी प्रकार शहर में भी हमेशा बर्फ रहती थी। लेकिन अब क्योंकि हम प्रकृति का दोहन करने लगे हैं तो उसका खामियाजा भी तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो आगे लेखिका बताती है, उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर, कटाव का रास्ता और खतरनाक था। उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादल को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास। खलास का मीनिंग क्या होता है? खलास का मीनिंग होता है खत्म हो जाना। सांस रोकी हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज के सिवा आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड डाइव स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। पहाड़ी रास्तों की दुर्गमता के बारे में लेखिका ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि पहाड़ों पर जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है वास्तव में वो बहुत कुशल ड्राइवर होता है, और जितेन उन कुशल ड्राइवरों में से एक था। धुंध और बारिश, ऊपर से इतने संकरे रास्ते, पहाड़ी घाटियां जिन पर चलना मानो अपनी मौत को खुद दावत देना था। लेकिन लेखिका कहते हैं कि हम आगे बढ़ते गए और जगह जगह हमें ये सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सावधानी, दुर्घटना से देर भली, इस तरह की अनेक शब्द हमें लिखे हुए दिखाई दिए, जो हमें बता रहे थे कि पहाड़ों पर जो स्पीड है वो काफी मद रखनी चाहिए। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि हमारे बीच फैली। सन्नाटा भी हटा। नागरे उत्साही को होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। यहाँ पे बताया गया है कि भारत में भी कुछ ऐसी जगह हैं जो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है, और उनमें से एक है हमारा कटाव शहर। क्योंकि मणि, उसकी सहेली जिसकी उम्र 50 साल थी, वो लेखिका को बताती है कि स्विट्जरलैंड में घूम के आई हुई हूँ, वो इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। तो स्विट्जरलैंड के साथ कटाव की तुलना करना बिल्कुल असंगत है। यहाँ पे हमारा एक प्रश्न बनता है, आपके विचार से कटाव की तुलना स्विट्जरलैंड के साथ करना कहाँ तक उचित है, और यदि नहीं तो क्यों? कोई दो कारण दीजिए। तो आपके पास बेटा दोनों के दोनों कारण यहाँ पर स्पष्ट है कि प्रकृति अपनी छटा कहीं कहीं बिखेरती है, और प्रकृति ने अपनी छटा जहां पर बिखेरी है वो गंगटोक का, सिक्किम का शहर कटाव है। ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं है। यहाँ पर हमेशा बर्फ पड़ती रहती है, एक आधा महीना ही होता है तो ज्यादा गर्मी का महीना होता है वहां पर, यहाँ कम बर्फ दिखाई देती है। ये ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इस पर खड़े होकर हम प्रकृति की छटा को अपनी आंखों से, मनोरम छटा को अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये इतना सुंदर है कि इसे शब्दों में बांधना मानो सूरज को दीपक दिखाना है।
अब ये शब्द हमें प्रयोग करने पड़ेंगे क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन को सार्थकता प्रदान करनी है। तो आगे देखें बेटा, हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ के ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नागरी ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है। लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़े और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़। अब चांदी से चमकते पहाड़ क्यों कहा गया है? क्योंकि पहाड़ों पर इतनी ज्यादा बर्फ थी कि उनका रंग बिल्कुल श्वेत चांदी की तरह था और बर्फ भी दूर से चांदी के समान चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। कटाव के पहाड़ों की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आप साथ साथ नोट करते रहिए क्योंकि पाठ के बीच में से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया से दे मलाई सताचू, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम कर गाने लगा था वह। अब देखो यहाँ पे जितेन अपनी भाषा को सुनकर, नेपाली भाषा को जब लेखिका से वो पूछता है कि आपको कैसा लग रहा है, तो जब जवाब देती है नेपाली भाषा में राम रोचे यानी मुझे अच्छा लग रहा है, तो वह उछल उठता है। इससे ये सिद्ध होता है कि बहुभाषी जो व्यक्ति होते हैं वो हर देश में रहते हैं, लेकिन जब हमें अपनी ही भाषा बोलने वाला, अपनी ही भाषा का सम्मान करने वाला व्यक्ति कोई दिखाई देता है या जिससे हम मिलते हैं, तो वो एहसास ही कुछ अलग होता है। अपनी भाषा के प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं वो बताइए। हमारी मातृभाषा जो है, माँ के द्वारा सीखी गई भाषा भी हिंदी है और हमारे राष्ट्र में सबसे ज्यादा बोली और समझी हिंदी भी जाती है। यहाँ तक कि दक्षिण की तरफ ये विवाद है कि वहां पे ज्यादातर अंग्रेजी बोली जाती है, लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि आज भी हम अंग्रेजों के मानसिक रूप से गुलाम बन पड़े हैं। लेकिन जब हम विदेशों में सैर करने के लिए जाते हैं और वहां पे किसी हिंदी बोलने वाले से मिलते हैं तो हमारा मन खुशी से उछल पड़ता, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे देश की मिट्टी की खुशबू यहाँ भी बरकरार है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 बन गए हैं इस पेज में। अगला पेज हम देखिए। हम सभी सैलानी अब जीप से उतर कर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, बहुत ज्यादा बर्फ थी। सर्वाधिक का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा। यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ थी। घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। यहाँ पे हमारी मानसिकता को बताया गया कि हम जहां भी जाते हैं ना, वहां के प्राकृतिक नजारे को अपने कैमरे में कैद करने से नहीं चूकते। यानी कि फोटोज लेने की आदत बहुत बुरी होती है हम इंडियंस के अंदर। मेरे पांव झनझन करने लगे थे। झनझन यानी कि बर्फ के कारण सुन होने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था, यानी कि मन में खुशी की लहरें उठ रही थी। हालांकि बर्फ के कारण मेरे पैर जो थे वो झनझन कर रहे थे, मेरे पैरों में सूनापन सा आता जा रहा था, सुनपन सा, लेकिन मेरा मन खुशी से झूम रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इन बर्फीली जन्नत को जी भर कर देखूं। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को ख्वाहिश हुई कि बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, योमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक दुकान भी नहीं थी। खैर, यानी कि जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं ना, अब कटाव अन्य टूरिस्ट स्पॉट से अलग बिल्कुल कैसे है?
पहली बात तो बेटे वहां पे कोई भी प्रदूषण नहीं है। और जो दूसरी बात है कि वहां पर कोई भी दुकान नहीं है। अन्य टूरिस्ट स्पॉट पे जाके हम छोले भटूरे या अन्य खाद्य पदार्थ खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। अब लेखिका की यहाँ पे मजबूरी थी कि वो बर्फ पर क्यों नहीं लेट पाई, क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे बर्फ पर पहनने वाले, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। वेद जिसमें हमारी जानकारी के लिए आध्यात्मिक ज्ञान छिपा हुआ है, उन वेदों की रचना करना कोई सरल कार्य नहीं था। ऋषि मुनियों ने भी प्रकृति का आनंद लेते हुए, प्रकृति को अपने अंदर महसूस करते हुए उन वेदों की रचना की होगी। जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरे का मंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? अब यहाँ पे हमें बताया है कि अच्छाई का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। इस कथन की सार्थकता इस पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। जो व्यक्ति किसी के साथ अच्छा करता है उसके साथ हमेशा ही अच्छा होता है। ये प्रसंग यहाँ पे जाहिर होता है कि लेखिका बताती है कि उसने पहाड़ों की सुंदरता को अपने अंदर महसूस किया। उसे महसूस हुआ कि प्रकृति जो है वो बहुत सुंदर है। और जब हम अच्छाई करते हैं ना, तो मतलब प्रकृति के सुंदर छटा को देखकर जिस प्रकार प्रकृति हम पर बहुत ज्यादा उपकार करती लेकिन बदले में कुछ नहीं पाती, तो इससे हमें संदेश मिलता है कि हमें जीवन में दूसरे का भला करते रहना चाहिए। मिल्टन की कोई कविता है जिसमें परोपकार का संदेश दिया गया है, परोपकार के सुख को बताया गया है, तो लेखिका भी यही कहती है कि जिस प्रकार कई कविताओं को पढ़कर, कई पाठों को पढ़कर, कई विधाओं को पढ़कर हमारे अंदर करुणा की भावना जागती है, तो उसी प्रकार प्रकृति भी हमें हमेशा परोपकार करने का संदेश देती है। पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारे इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह करती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। यहाँ पे जल संचय की भावना को प्रतिपादित किया गया है कि जल संचय प्रकृति कैसे करती है। सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है और गर्मियों में वह बर्फ पिघल पिघल कर पानी बन के नदियों के रूप में, जल के रूप में हमें प्राप्त होती। मणि ने अविर्भूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, संसार कितना सुंदर। सौपन जगाते ही लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उमड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आया।